ओके जी, गुड इवनिंग। तो ये पेपर है CSR नेट का ना, जो अभी 28 जुलाई को रिसेंटली हुआ था। तो मेनली अभी तो मैं आपको सीधा मतलब आपको पेपर का पैटर्न तो पता ही होगा सब लोगों को। तो पार्ट ए में टोटल 20 क्वेश्चन है, 15 करने होते हैं। तो डिस्कस तो ये भी कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगा आप पहले ट्राई करके आओ, फिर अभी ना यूनिट 4 अभी हम डिस्कस करेंगे सीधा सीधा। तो इसमें क्या है एक्चुअली कि पार्ट बी में, अच्छा इन्होंने ऐसा नहीं है कि एक साथ प्रोबेबिलिटी स्टैट से क्वेश्चन हो, नहीं तो ढूंढना पड़ेगा। एनीवे आपको पैटर्न जैसे क्या है ना, इसमें ढूंढना क्या पड़ेगा कि मेनली जो आपका CSR नेट का पेपर है उसमें पार्ट ए में तो 20 क्वेश्चन है, लेकिन आपको सिर्फ 15 करने हैं। पार्ट बी में कितने हैं, 40 क्वेश्चन है, लेकिन आपको करने हैं 25। और 40 क्वेश्चन कैसे हैं ये पता होगा आपको, यूनिट वाइज अगर बात करें 1 2 3 4, तो इसमें जो रहता है 12 8 8 12 है ना। और इनमें से आपको 25 करने हैं, है ना। ये भी देखते हैं, एक बार पेपर करा देता हूँ बस, अगर वो बता देता हूँ। कोई सी ऐसा नेट पीवाई की बुक है जिसमें, नहीं भाई मुझे लगता नहीं शायद ऐसा कोई बुक है जिसमें सारे किया हुआ, मुझे तो नहीं आइडिया है। तो आप खुद करके देखिए। हाँ बुक में ऐसा कोई बुक शायद है नहीं, मतलब हमने सॉल्व कराए बट रिटर्न नहीं है, हम बना सकते हैं लेकिन वो भी है, टाइम लगेगा उसमें। ठीक है ना, ये है। तो मेनली हम लोग यूनिट 4 पे फोकस करेंगे। एंड पार्ट सी में 60 क्वेश्चन हैं। और किस तरह डिवाइडेड रहता है पता, यूनिट 1 2 3 4, तो ये जो है 18 12 12 18 है ना। ये मतलब पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन है CSR नेट मैथमेटिकल साइंस का। ठीक है, तो ये मतलब डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। टोटल आपके पास जो पेपर में क्वेश्चंस हैं 120 है, और आपको उसके अकॉर्डिंगली अटेंड अटेम्प्ट करना है। यहाँ 15 25 और इधर से आपको करने होते हैं 20, तो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं टोटल 60 क्वेश्चंस, है ना। तो आउट ऑफ 120 यू हैव टू अटेंड 60 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम, जो कि आप जानते हो। ठीक है ना। तो मेनली अभी हम फोकस करेंगे यूनिट 4 पे। ठीक है, बाकी हमारे साथ परिमल सर हैं, वो यूनिट 1 भी करवा देंगे, उसके लिए पूछना पड़ेगा उनका टाइम क्या रहेगा। तो हम देखते हैं आगे। तो अभी पहले यूनिट 4 में करा देता हूँ। और ऑलरेडी जो बैच जिन लोगों ने खरीदे होंगे ऐप पे, अभी पिछले 10 ईयर पेपर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। 2014 से लेके 24 तक का डिस्कस हमने किया हुआ ऑलरेडी। तो ऐप पे 57 लेक्चर्स होंगे, है ना। तो उसी में ये कंटिन्यू करूंगा मैं 58, एंड सो दैट उसी में कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो 57 लेक्चर ऑलरेडी ऐप में है, तो उसमें प्रीवियस पेपर डिस्कस्ड है। लेकिन सिर्फ वीडियो देखने से आपका काम नहीं होगा, यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ। जो डाउट है वो आप पूछो। तो बेटर अगर आपने सॉल्व किया है तो हम सीधा सीधा डिस्कस कर सकते हैं। तो ये वाला PDF मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। जिन लोगों ने सॉल्व किया यू कैन डायरेक्टली आस्क मी क्वेश्चन, है ना। जी जी जी, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट PYQ बैच स्टार्ट कर रहे हैं ना। थ्योरी बैच अलग चल रहा है, ये PYQ बैच अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, वो ऑलरेडी एडेड है। फ्री वाला जो है उसमें वीडियो में ऑलरेडी एडेड है, अगर आप देखोगे ये ऑलरेडी एडेड है। मैं इसी की बात कर रहा हूँ। जैसे आप जस्ट गूगल करते हैं ये जो कोर्सेज हैं, तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ। ये ना फ्री वाला जो है 1 रुपये दिखा रहा है, लेकिन आप पे करो 11 रुपये लेगा ये। तो ऐसा कुछ है ना। अभी देखो 11 हो गया, पहले एक दिखा रहा था ना। तो इसमें ऑलरेडी कंटेंट एडेड है ना, कंटेंट है इसमें ऑलरेडी। देखो आप, ये ऑलरेडी एडेड है 57 वीडियो 57 फाइल। तो इसी में आगे कंटिन्यू होगा। अभी आज का जो लेक्चर होगा इसी में अपलोड होगा। 58 वीडियोज नंबर 58 होगा, और नोट्स नंबर 58 होगा। ये ऑलरेडी है ना, 11 रुपीज़ का है फ्री जो बैच है, फ्री PYQ CSR। इसमें जो लोग ये परचेज किए हैं उसमें ऑलरेडी ये है। तो इस 57 वीडियोज़ में पिछले 10 साल के CSIR नेट के जो यूनिट 4 है उसके 10 ईयर्स के पेपर हमने डिस्कस किया हुआ है पहले। ठीक है,
तो मेन है, देखो मेन है कि वीडियो देखने से सिर्फ आपका काम नहीं होगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको खुद सॉल्व करना है। सॉल्व कर पा रहे हो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हो तो आप देखो क्यों नहीं हो पा रहा है। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज। ज़रूरी है वो समझना कॉन्सेप्ट को, अप्रोच को, है ना, डेफिनेशन, थ्योरम जो भी है वो याद रखना पड़ेगा, एंड देन आप कर पाओगे। तो वो आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही, कि हर 6 महीने पे एग्जाम होता है नेट का, तो जस्ट आप पिछले 15 साल के पेपर डाउनलोड करो, वो 30 पेपर्स हो गए। उन 30 पेपर को 4-5 बार सॉल्व कर लो, अगर अंत तक सीख गए तो हो जाएगा एग्जाम, क्योंकि आपके जैसे ही बच्चा क्लियर करता है। ठीक है ना, समझ गया ना? तो जी ठीक है, तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, आपको इसमें ऑलरेडी एक्सेस मिलेगा, है ना। जैसे अभी अगर मैं बिना परचेज किए खोलूंगा तो नहीं खुलेगा, ये लॉक्ड दिखाएगा। ठीक है, परचेज करेंगे फिर आप इसको देख पाएंगे। ये वीडियोज है ना, ये लेक्चर 1 में हमने 2015 जून का पेपर डिस्कस किया, पार्ट बी वाला। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे तो हर साल 16-17, है ना, इस तरह सारे डिस्कस हुए हैं, लेक्चर्स ऑलरेडी हैं। एनीवे हम आगे आते हैं, तो हम यहाँ पे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, जिन लोगों ने ये पेपर डिस्कस किया है, अगर आपने सॉल्व किए हैं, सो यू कैन डायरेक्टली टेल मी द क्वेश्चन नंबर। ये पीडीएफ मैं ग्रुप में आपको भेज देता हूँ, आप इसको सॉल्व करो। अभी मैं स्टार्ट करूँगा हालांकि, लेकिन ढूंढना पड़ेगा मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर, है ना, कि कहाँ कहाँ यूनिट 4 के क्वेश्चन हैं। ये पीडीएफ मैं आपको भेज देता हूँ, है ना, ये वाला। तो आप देखो, मतलब हार्डवर्क बिना क्वेश्चन करने से हार्डवर्क करने कुछ नहीं होगा, चाहे आप यूट्यूब पे कितने वीडियोस देख लो। एग्जाम आपका क्लियर होगा जब आपके दिमाग में अप्रोच होंगे, सॉल्यूशंस होंगे, तभी आप कर पाएंगे। चाहे वीडियोस कितने ही देख लो, उससे कुछ नहीं होना। सो मेनली आपको सीखना पड़ेगा कि एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, एंड उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, सिलेबस ठीक ठाक क्लियर हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ठीक से सॉल्व करना आता हो। नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए हम हेल्प कर सकते हैं, गूगल है, चैट जीपीटी है, आजकल इतने सारे रिसोर्सेस ऑनलाइन है, यूट्यूब है, कहीं से भी कर सकते हैं आप, है ना। ये चीज़ें हैं। क्या ये हमेशा फ्री होगा? हमेशा फ्री तो नहीं होगा, अभी जब तक नेक्स्ट एग्जाम आता है तब तक फ्री होगा, वो तो जरूरी नहीं है। तो इसकी एक वैलिडिटी होगी ना, वैलिडिटी क्या दे रखा है, 1 ईयर दे रखा है, 1 ईयर आई थिंक होगा इसकी वैलिडिटी होगी कोर्स की। देखो वैलिडिटी लिखा होगा कि क्या वैलिडिटी है, ये है ना। तो इसकी वैलिडिटी आई गेस 1 ईयर होगी, ये है ना, 1 ईयर वैलिडिटी। जिस दिन आप खरीदेंगे 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, तो 1 साल तक फ्री रहेगा, है ना। 1 साल तक आप देख पाओगे, मतलब एक बार आप अगर परचेस कर लेते हो तो 1 ईयर तक आपके पास इसका एक्सेस रहेगा, है ना। ये है, मतलब अभी 1 ईयर तक है, बाद में चेंज हो जाए अलग बात है ना, ये है। तो अभी अगर आप परचेस करते हो तो 1 ईयर तक आपकी वैलिडिटी इसकी रहेगी। और ऐसे ही हम ISS का PY के बैच स्टार्ट कर रहे हैं, मेनली उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी, जिनको चीज़ें आती हैं बट क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो उनके लिए हम ये कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप में से होता है कि बुक पढ़ते हैं, लगता है सब आता है, एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, होता ही नहीं है, ये एग्जाम में जब जाते हैं तो क्वेश्चन होता ही नहीं है। तो उसकी वजह यह है कि प्रैक्टिस की कमी है आपको, है ना। और आपको एक बार सॉल्व करने से नहीं होगा, 10 बार 15 बार अगर कर सकते हो, एटलीस्ट 2-3 टाइम तो करो ही कम से कम। एनीवे हम चलते हैं पेपर पे, तो मैं ये पेपर भेज रहा था आपको। तो ये अभी रिसेंट एग्जाम हुआ है, तो लास्ट 10 ईयर पेपर आप डाउनलोड करो, ऑनेस्टली सॉल्व करो, जो डाउट है आप मुझसे डिस्कस करो। लाइव क्लास अभी डेली चलेगी, मे बी अल्टरनेटिवली होगा तो बता दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग। तो मैं पेपर भेज देता हूँ आपका ना, ये वाला, तो आप खुद भी कर सकते हैं। एक बार आप बस ये देखना यूनिट 4 के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ है, ढूंढ के बताओ क्वेश्चन नंबर, तो हम वही सॉल्व करेंगे सीधा सीधा। ठीक है, तो ये PDF पाईएम वालों का है ना। देखो मैंने ग्रुप में भेज दिया है ना, तो उसमें आपको मिल जाएगा।
देख लिए, देखो इसमें क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आईएसएस फ्री पीवाई, आईएसएस का वो नेट का और आईएसएस का थ्योरी बैच अलग चल रहा है ना, तो उसके लिए आपको 15,000 फीस पे करना होगा। पीवाईक्यू बैच हम फ्री चला रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनको थ्योरीज आती हैं, क्वेश्चंस नहीं होते हैं, या है ना पीवाईक्यूज मेनली नहीं होते, उनके लिए हम फ्री चला रहे हैं। फ्री मतलब वो है ना 11 रुपये का ऑनलाइन होगा, मतलब हम जीरो करेंगे फिर भी ऐप पे 11 रुपये दिखाएगा, बिकॉज ऐप की पॉलिसी है, मिनिमम 11 लेगा आपको, ये है। तो ठीक है ना, तो ये जो दूसरा बैच आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक ये भी है, ये भी एक है ना फ्री आईएसएस पीवाईक्यू। तो ऑल्टरनेटिवली चलाएंगे, एक दिन इसकी एक दिन इसकी, ऐसा होगा। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ टाइमिंग का, थोड़ा है ना इतना मैं बिजी शेड्यूल रहता है, मैं प्लान करता हूँ इसकी क्लासेस कब होंगी। तो मे भी एक दिन इसकी रखें, एक दिन इसकी रखें, या सप्ताह में 3 दिन लगातार इसकी रखेंगे, 3 दिन इसकी रखेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं ना। तो मिलियम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो ये भी जस्ट 1 रुपीज़ का कोर्स है। तो इसमें आईएसएस की चूंकि हमने पहले क्लासेस ली नहीं, अभी इस बार शुरू किया है, थ्योरी बैच चल रहा है, पीवाईक्यूज अभी हम शुरू करेंगे। तो इसमें मैंने जस्ट आरबीआई के कुछ कंटेंट इंपोर्ट कर दिए थे जस्ट। तो इसमें आपको 1 ईयर वैलिडिटी इसकी भी है, इसमें कुछ 29 वीडियोज़ हैं इसमें, आई थिंक, है ना। ये वो भी हैं, नो कंटेंट ऐसे कैसे ना, है ना, 16 वीडियोस हैं, 13 फाइल्स हैं। तो ये एक्चुअली आरबीआई का भी क्लास लिया था मैंने डीएसआईएम वाला पिछले सेशन में, तो वो है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप बताइए, हम वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पेपर मैंने ग्रुप में भेजा है, इसका क्वेश्चन नंबर देखिए जो यूनिट 4 के हैं। यूनिट 4 मतलब स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशन है, जो लोग चैट में बता रहे हैं, हम वो डिस्कस करते हैं, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन बता रहे हैं ना आप, आई है ना, अभी बताऊंगा। आईएसएस का भी पीवाईक्यू बैच फ्री चलेगा, तो लाइव क्लास फ्री होगी, रिकॉर्डेड के लिए आपको 11 रुपये पे करने होंगे। तो यूनिट के 4 एक क्वेश्चन एक साथ अगर मैं स्टूडेंट के अरेंज करवा दें, हाँ देखते हैं, वो है ऑलरेडी, है अरेंज्ड है, वो ऑलरेडी है, मैं शेयर कर दूंगा आपको चाहो तो ऑलरेडी पीवाईक्यू यूनिट 4 के अरेंज्ड है, तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। पहले आप अभी ये फोकस करते हैं, फिर मिल जाएगा आपको, है ना। ठीक है, तो हाँ हाँ हाँ, सब्जेक्टिव सब मिलेगा। 15,000 वाले में पूरा सिलेबस कराएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर जो लोग लिख रहे हैं उनका क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व, है ना। देखिए आप लोग कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो यूनिट 4 के हैं। पैटर्न तो आप लोगों को समझ आ ही गया हुआ, पता ही होगा कि यूनिट 4 के 12 क्वेश्चन आते हैं पार्ट बी में, और 18 क्वेश्चन आते हैं पार्ट सी में, ठीक है। इसमें ईच क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का होता है, इसमें ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का, इसमें ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का, है ना। ये आई थिंक 95 होता है टोटल मिला के 200 मार्क्स के। तो आपको एग्जाम में, और ये 120 क्वेश्चंस हैं जो कि 445 मार्क्स के होते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम में 120 क्वेश्चन है, आपको 60 क्वेश्चंस करने होते हैं। टोटल 445 मार्क्स का पेपर है, आपको 200 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। 445 मार्क्स में से 200 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। और ये स्कीम है, कितने ये मार्क्स हैं, और ये क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 15 20 में से 15 करने हैं इसमें आपको, इसमें 40 में से 25 करने हैं, इसमें 60 में से आपको 20 करने हैं। तो ये नेट का पूरा पैटर्न हो गया, जो कि आप लोग जानते होंगे, जो एग्जाम दिए हैं। जो बिगिनर्स होंगे उनको शायद नहीं पता होगा, बट जो लोग एग्जाम 1-2 बार दिए हैं दे नो ऑलरेडी, ठीक है। इन 200 में अगर आप 100 या 110 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो आपका JRF ईजिली हो जाएगा। अगर 100 प्लस कर लेंगे तो भी आपका JRF हो जाएगा जनरल कैटेगरी में, ना UR कैटेगरी में हो जाएगा। 100 प्लस करेंगे, बहुत अगर इजी पेपर रहा तो 110 तक जाता है, अदरवाइज। हाँ, चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप बस ये देख लो कि स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन कहाँ कहाँ है, क्वेश्चन नंबर क्या है, तो वो हम देखते हैं। जैसे 37, 41 है ना, तो देखते हैं। क्योंकि पहले था कि अलग अलग आता था, यूनिट 1 यूनिट 2 लिखा रहता था, अब ऐसा नहीं आता है, तो आपको ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी लग रहा है ना। 36 भी आई गेस, है ना, इसके ही हैं। 37 भी हैं, तो देखो इनको इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट कर लेता हूँ, फिर 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। आप लोग भी सॉल्व करके आओ, बेटर रहेगा, एंड देन आप डाउट पूछोगे तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा।
तो इसमें टोटल पार्ट बी में टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, स्टैटिस्टिक्स और ऑपरेशन रिसर्च 12 होंगे मिला के, है ना। तो एक ऑप्शन रह गया है, तो फोर्थ वाला इधर है। ठीक है, होंगे जैसे और भी, चलो ये सब पहले कर लेते हैं, क्वेश्चन तो और भी होंगे। ठीक है जी, यही सब है। ये सब भी आसानी रहता है, ये क्वेश्चन आप ना आसानी से कर सकते हो ये सब, एलपीपी का, थोड़े से सोच लगा के। ठीक है जी, तो देखिए, तो ये सब कुछ क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं, ठीक ना। तो कितने हो गए, ये 11 हुए, एक और होगा कोई जो हमने किए नहीं, 12 होंगे ना। तो ये 11 11 भी नहीं, इसमें 10 ही हैं, 2 क्वेश्चन और होंगे इसके अलावा, ठीक है, जो कि ढूंढना पड़ेगा हमें। तो मतलब 60 तक ही होगा ना, क्योंकि 1 to 20 तो, जैसे पेपर का अगर आप पैटर्न देखेंगे जो मैं शुरू में बता रहा था, इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन 20 पार्ट ए, क्वेश्चन 21 टू क्वेश्चन 60 पार्ट बी, क्वेश्चन 61 टू क्वेश्चन 120 पार्ट सी, है ना, ये पैटर्न रहेगा पेपर में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 21 से 60 के बीच, इस बीच में आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो स्टैटिस्टिक्स या ऑपरेशन रिसर्च के होंगे, है ना। 61 से 120 में आपके टोटल 18 क्वेश्चंस होंगे जो स्टैटिस्टिक्स या ऑपरेशन रिसर्च के होंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन ओआर के होते हैं, बाकी स्टैटिस्टिक्स के ही होते हैं, ठीक है। तो ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं आगे, आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये सब आप जानते होंगे, तो पहले थोड़े आसान टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। ये किसका है, बेजियन का है, ये बेजियन का है, ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल का है। मे भी ये आपको आसान लगे, क्योंकि जो जिसका कंटेंट थोड़े लोअर लेवल से स्टार्ट होता है ना, जो यूजी पीजी में आप पढ़ते हैं ज़्यादातर, वो आपको आसान लगता है, तो ये आप कर सकते हैं इजीली। बताइए, तो ये सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना। क्या बोल रहा है कि एक्स बी रैंडम सैंपल ऑफ साइज 1 फ्रॉम द पीडीएफ दे रखा है, दिस विद द कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ थीटा विद कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट 1 - अल्फा,
वेयर लैम्डा इज 0 to 1, लैम्डा 1 लेस देन लैम्डा 2 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो सिंपल आप कॉन्फिडेंस इंटरवल का डेफिनेशन अगर आपको पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं अगर आपको जस्ट बैक इसका वो बताऊं कि कैसे रिकॉल, तो मान लीजिए T1 कॉमा T2 इज कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ थीटा, यहाँ पर थीटा है, विथ कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट 1 माइनस अल्फा, इफ एंड ओनली इफ। कोई बताना चाहेंगे क्या होगा डेफिनेशन इसका? मुझे क्या लिखना पड़ेगा इसको कि थीटा मोर देन T1 लेस देन T2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। बस हो गया। तो यही आपको करना है, इससे आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया एक थ्योरी जो इसके पीछे यूज़ हो रही है। अब इसका सॉल्यूशन पे अगर आएंगे तो आप इसका सॉल्यूशन देखिए। तो जो सॉल्यूशन है आपको सिंपली क्या करना है, प्रोबेबिलिटी थीटा मोर देन इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस लैम्डा 1 लेस देन इक्वल टू, इक्वलिटी हटा सकते हो क्योंकि क्लोज इंटरवल नहीं है, तो एक्स अपॉन 1 माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। तो बस आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। क्या आप लेफ्ट साइड की प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे? इतना करना है। थोड़े मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए। तो कहने का मतलब है आपको ये निकालना है, अगर मैं x से डिवाइड कर दूं तो इसको रेसिप्रोकल कर दो आप। तो रेसिप्रोकल जब आप करोगे तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x बाई थीटा, एक तो इक्वलिटी लगाने की आदत है ना, तो ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे मतलब जस्ट रेसिप्रोकल कर दिया तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। तो इसको चेंज करो, इसको चेंज करोगे, इनइक्वलिटी उल्टी हो जाएगी। तो मैंने ठीक करके लिख दिया है, दिस इज़ 1 माइनस अल्फा। और चाहो तो थोड़ा और अगर करना हो तो प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू थीटा 1 माइनस लैम्बडा 2, मतलब ये आसान क्वेश्चन है, कहना मतलब ये बीएससी के जो कंटेंट है उससे ना कॉन्फिडेंस इंटरवल का डेफिनेशन पे हो जाएगा। तो थीटा 1 माइनस लैम्बडा 1 इज 1 माइनस अल्फा। अब क्या करना है, एक लाइन और है। क्या आप ये प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं? बस हो गया। अगर आप ये प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे तो आपका ऑप्शन सीधा सीधा आ जाएगा। तो अब करना क्या है इसके बाद? इसके बाद आपको करना है कि इंटीग्रेशन थीटा इंटू 1 माइनस लैम्डा 2 से थीटा इंटू 1 माइनस लैम्डा 1, वो जो पीडीएफ लिखा हुआ है, पीडीएफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर 1 माइनस अल्फा। अब ये सॉल्व कीजिए, इसके बाद इन चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन आ जाएगा। कर पाएंगे बताइए? इन चारों में से कोई ना कोई आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। करके देख लीजिए, तो मैंने हिंट दे दिया, आप सॉल्व कीजिए। अब आपका काम है जितने क्वेश्चंस हैं इस पेपर में सॉल्व करके आओ। कल जो डाउट रह जाएगा वो मैं डिस्कस, अभी मैं जितना हो पाएगा करेंगे, टाइम तो बहुत ज़्यादा है नहीं, तो जितना हो पाएगा अभी कंप्लीट करते हैं। जो रह जाएगा वो आप घर से ट्राई करके आओ, कल फिर पूछो तो वो मैं करवा दूंगा। ये है, तो इसको आप सॉल्व करके आइए, नहीं होगा कल फिर पूछिए, कल मैं करवाऊंगा। आप जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, पीडीएफ यहाँ दे रखा है, इस पीडीएफ को जस्ट इंटीग्रेशन कीजिए और देखिए इनमें से कोई एक आएगा, सीधा सीधा आ जाएगा। तो ये हिंट है, आप सॉल्व कीजिए। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, अब let z1 z2 be the sequence of IID random variable having discrete uniform। तो zi है यूनिफॉर्म ओवर 1 2 अप टू 2024 एंड yn जो है वो है आपका z1 प्लस z2 अप टू zn। ठीक, further let xn be the remainder when yn is divided by 25। so अगर ऐसे लिखे xn रिमाइंडर है when yn is divided by 2025, क्या लिखते हो आप लोग, कैसे लिखते हो इसको? कॉन्ग्रुएंट में अगर लिखे तो ऐसे लिखते हैं? कॉन्ग्रुएंट से पता है आप लोगों को या नहीं? तो कोई बात नहीं, ऐसे भी ना हो जाएगा। xn मॉड्यूलो 2025, जानते हो ना ये नोटेशन? एनीवे xn रिमाइंडर है, यहाँ कह रहा है xn जो है रिमाइंडर है व्हेन yn डिवाइडेड बाय 25। तो मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ xn का रेंज क्या होगा? जैसे un तो ऐसा है, तो yn की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी? तो ये n टाइम है, तो n से लेके 2024 n तक हो सकती है मैक्सिमम, 1 से 2 है ना, तो मिनिमम होगा तो 1n होगा,
और मैक्सिमम 2024n होगा। कहने का मतलब ये है मेरा यहाँ पे बट आई एम सेइंग कि जो ये जो yn है इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, मिनिमम n होगा ना, n हो सकता है, n+1 हो सकता है, n+2, मैक्सिमम क्या हो सकता है 2024 टाइम n, ये हो सकता है। अब क्वेश्चन ये, इनको जब हम डिवाइड करेंगे 2025 से तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन yn विल बी डिवाइडेड बाई 2025। एनीवे आप कोई भी नंबर को आप 2025 से डिवाइड करोगे, क्या क्या पॉसिबल रिमाइंडर है। अगर किसी भी नंबर को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2025 से तो क्या क्या पॉसिबल रिमाइंडर हो सकता है। जैसे मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा या 1 होगा। किसी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2। 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 1 2 3। 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर में भी 0 1 2 3 4। समझ पा रहे हैं। तो अगर मैं किसी नंबर को 2025 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या पॉसिबल है, 0 2024। और ये जेड आई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समेशन जेड आई जरूरी नहीं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इट्स नॉट नेसेसरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बट क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगी तो xn बराबर 0 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, xn बराबर 0। अच्छा, सब में वही पूछा गया है कि xn बराबर 0 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि रिमाइंडर 0 होगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी xn बीइंग 0 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्या लगता है। तो रिमाइंडर में भी एनीथिंग आउट ऑफ दिस, n बहुत लार्ज है ना, तो यहाँ पे जो xn एक्चुअली होगा यूनिफॉर्म हो जाएगा। एज फॉर लार्ज n xn हैज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 to 2024। तो कितने नंबर्स हैं इसमें, 2025 नंबर्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2025। तो ये आ जाएगा सिंपली, देखिए ये आना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, तो ये किसका है, ये है उसका क्या बोलते हैं टेस्टिंग का। x1 x2 xn बी आर रैंडम सैंपल फ्रॉम कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन विथ कॉमन पीडीएफ। ठीक है, आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी y मोर देन गामा, मतलब ये काई स्क्वायर m बीटा। तो ये बस क्या बोलते हैं इसको, काई स्क्वायर m बीटा इज 1 माइनस बीटा क्वांटाइल। ठीक है, तो टेस्ट कर रहे हैं आप, थीटा इज इक्वल टू 1 अगेंस्ट थीटा मोर देन 1। द यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज अल्फा विल रिजेक्ट h नॉट। पहले तो आपको निकालना पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन है, हो जाएगा है ना। क्या होगा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, क्या एक्सपोनेंशियल फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर एक्सपोनेंशियल फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन तो सीधा सीधा आप वो निकाल सकते हैं कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। और जो आपका लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से जो टेस्ट फंक्शन आएगा, या बोलूँ कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स विल बी अ फंक्शन ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको लिखता हूँ एफ एक्स गिवन थीटा है ना, तो इसको मैं ई एक्स पी लॉग एंड 2 की पावर थीटा इंटू थीटा अपॉन एक्स की पावर थीटा प्लस 1। तो जरा खोलो क्या आता है। मैं इसको एक्सपोनेंशियल फैमिली के फॉर्म में लिख रहा हूँ। मैं लगाऊंगा मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी एमएलआर। एमएलआर पता होगा आप लोगों को, तो हम अप्लाई करेंगे एमएलआर यहाँ पे, मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी। तो देखिए क्या होता है, थीटा लॉग 2 प्लस लॉग थीटा माइनस थीटा प्लस 1 ln x। ठीक है जी। तो ये कहता है जो मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी है MLR, ये कहती है कि यू राइट इट समथिंग लाइक a थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी थीटा इंटू मान लो एच एक्स। ठीक है, जहां पे सी थीटा इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन या इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसमें सेलेक्ट करो
तो ये तो सब मिलके बन जाएगा ए थीटा, बी एक्स कुछ नहीं है तो 0 है, एंड सी थीटा एच एक्स, तो मुझे इंक्रीजिंग फंक्शन लेना है सी थीटा को, तो यहाँ जो सी थीटा हम चूज करेंगे वो होगा थीटा प्लस 1, और जो एच एक्स चूज करेंगे वो माइनस एल एन एक्स। तो जो मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी कहती है, या आपने के पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली वाला थ्योरम पढ़ा होगा, ये होगा माइनस ऑफ समेसन एच एक्स आई, जो कि हो जाए, मतलब माइनस ऑफ समेसन नहीं, समेसन ऑफ एच एक्स आई, समेसन एच एक्स आई, जो कि यहाँ माइनस है तो ये माइनस आएगा, तो लॉग एक्स आई आई फ्रॉम 1 to n, ये जो होगा कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक होगा पहली बात, दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। हालांकि इसकी ज़रूरत क्या है, तो ज़रूरत ये है कि ये बोलेंगे देयरफॉर जो एफ थीटा एफ एक्स थीटा हैज मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी इन टी विच इज इक्वल टू माइनस समेसन लॉग एक्स आई फ्रॉम 1 to n। ठीक है, अब और क्या कहती है मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी, वो ये कहती है कि आपका H1 देखो कैसा है, H1 के अकॉर्डिंग क्रिटिकल रीजन आ जाएगा, तो आप ध्यान दो आपका H1 कैसा है, H1 है थीटा मोर देन 1, तो इसका जो रिजेक्शन रीजन होगा, रिजेक्ट H नॉट इफ T इज मोर देन इक्वल टू C, जो इसका साइन है वही उसका साइन होगा, मोर देन लेस देन। तो यहाँ से ये समझ आएगा कि जो आपका रिजेक्शन रीजन है एक्चुअली वो होगा माइनस समेसन लॉग एक्स आई मोर देन इक्वल टू सम कांस्टेंट, माइनस को वहाँ मान लो इसको C1 ले लो, तो माइनस को उधर भेजोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास समेसन लॉग एक्स आई लेस देन इक्वल टू C2। ठीक, ये आ गया, तो दिस इज योर क्रिटिकल रीजन। अब ऑप्शन देखो, तो इसके अकॉर्डिंग कुछ ऑप्शन ऐसे आउट हो जाएगा, तो हमारा आया है लेस देन इक्वल टू, या स्ट्रिक्टली लेस देन लोगे स्टिल देयर इज नो प्रॉब्लम। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल लगाने ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 रहती है, तो इवन इफ यू आर राइटिंग देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो जैसे लेस देन इक्वल टू आया तो मोर देन वाला तो आउट हो जाएगा जी, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन या तो 2 होगा या 4 होगा सही। ठीक है, तो ऑप्शन या तो 2 होगा या 4 होगा, कैसे डिसाइड होगा, साइज से डिसाइड हो जाएगा, तो साइज देख लो, तो उसके लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो पहले, तो इसका, तो यहाँ हालांकि मैंने इसके टर्म में लिख दिया है ना, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन मुझे निकालना पड़ेगा। कोई बता सकता है सिंप्लीफाई करके, अगर मैं ये बोलूँ आपको कि W नाम रख दिया log x का, x का PDF वो है, तो W का PDF क्या आएगा, W का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, कोई बता पाएंगे, है एनीवन जो ट्रांसफॉर्म करके बता सको। अगर W का PDF वो है तो W का PDF क्या होगा, W log x है, तो W का PDF क्या होगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, log x इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो फॉर्मूला लगा लो, अगर समझ आ रहा तो ठीक है, नहीं तो ये फॉर्मूला लगा लो, PDF ऑफ W इन W अगर चाहिए तो fx ऑफ x dx अपॉन dw, ये लगा लो, और इससे बताओ क्या आएगा, जहाँ W log x है, तो मैंने W का PDF निकालो, बाकी आंसर की इसमें शायद है, आप यहाँ चेक कर लेना, है ना। कोई भी नहीं बता पाएंगे, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ W log x, सिंपली चेक कर लो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अच्छा, वैसे भी चेक करने की, इतना करने की जरूरत है नहीं, हाँ हो जाएगा इसे, तो ये काई स्क्वायर 2n है ना, तो मतलब मुझे बस ये चेक कर लेना है कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 2n है, यहाँ काई स्क्वायर n है,
तो बस मैं ये देख लूँ कि काई स्क्वायर 2n होगा, काई स्क्वायर n होगा। तो ऑप्शन देख के बता पाओगे भाई कोई भी? सब नालायक हो क्या, किसी को नहीं आता ये सब? तो W का PDF बन रहा है 2 रेज टू पावर थीटा थीटा e रेज टू पावर माइनस W थीटा। ब्रेक कीजिए उसको, नहीं एक्सपोनेंशियल में आएगा। एक्सपोनेंशियल में ही आ रहा है सर। क्या एक्सपोनेंशियल विथ व्हाट पैरामीटर? ये एक्सपोनेंशियल होगा विथ व्हाट पैरामीटर? सर थीटा ही आ रहा है। एक्सपोनेंशियल विथ थीटा, ठीक है। अंडर एच नॉट 1 हो जाएगा, है ना? अंडर एच नॉट अगर बात करें, देखो भाई ये मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, चेक कीजिए, देखते हैं ट्राई करके। तो एक्सपोनेंशियल 1 हो जाएगा ये W, और हमारा यहाँ समेसन है। तो अगर ये एक्सपोनेंशियल, ठीक है 1 हो गया आपके अकॉर्डिंग, तो एक्सपोनेंशियल मतलब अंडर एच नॉट ना, क्योंकि साइज तो अंडर एच नॉट होता है, इसलिए अंडर एच नॉट बात कर रहे हैं। तो यहाँ से जो हमारा टी था, अब टी नहीं, हालांकि मैं इसकी बात, क्योंकि हमारा ठीक है, ये ओके है ना? तो मेनली मुझे चाहिए समेसन W, तो लॉग एक्सपोनेंशियल 1 होगा। हाँ एक्सपोनेंशियल 1 अंडर एच नॉट एक्सपोनेंशियल 1 जी, क्योंकि थीटा को रख देना है 1, क्योंकि अंडर एच नॉट हम बात करेंगे ना, उसके लिए साइज अल्फा का जो क्रिटिकल रीजन होगा अंडर एच नॉट आएगा। तो ठीक है ओके। तो समेसन लॉग एक्स आई फ्रॉम 1 to n, तो ये आपका आ जाएगा सम ऑफ एक्सपोनेंशियल कितना होता है जी? गामा n कॉमा 1। अब गामा n कॉमा 1 को मुझे कोई बताओ कि ये काई स्क्वायर में क्या होगा? गामा n कॉमा 1 इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ काई स्क्वायर विथ व्हाट डिग्री ऑफ फ्रीडम? 1 होगा। ओ एक मिनट, समथिंग इज ओके, हाफ इधर है ना, तो इस हाफ को मुझे इधर लाना पड़ेगा, अभी कुछ नहीं बनेगा। तो मुझे थोड़ा सा और मैनिपुलेट करना पड़ेगा इसको, क्योंकि यहाँ हाफ है ना, तो ये हाफ को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। तो चलो जी, 2 टाइम समेसन लॉग एक्स आई फ्रॉम 1 to n। अब ये क्या होगा? अभी जो गामा n कॉमा 1/2। अब ठीक है, हाँ अब बता पाएंगे कि काई स्क्वायर में क्या होगा? सो 2 समेसन लॉग एक्स आई, 2 इसलिए क्योंकि यहाँ हाफ राइट में ले रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 उधर चला जाएगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई गामा n कॉमा 1/2 इज काई स्क्वायर 2n, इज इट? क्योंकि हम ये जानते हैं ना, क्या जानते हैं जी? गामा में n/2 1/2, जिसके अकॉर्डिंग पीडीएफ मैंने लिखा उसके अकॉर्डिंग, तो ये काई स्क्वायर n होता है, ठीक है। तो काई स्क्वायर, तो गामा n कॉमन काई स्क्वायर 2n हो गया। तो एक ऑप्शन में काई स्क्वायर 2n है, दूसरे में काई स्क्वायर n है, तो n वाला आउट हो जाएगा, ये ट्रू हो गया। तो ये गलत हो गया और ये सही हो गया, चेक करो जी। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो बताइए। जैसे मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी यूज किया हमने, एंड देन उसके अकॉर्डिंग जो टेस्ट स्टैटिस्टिक आया है, हालांकि ये टेस्ट स्टैटिस्टिक है, तो इसका हमने डिस्ट्रीब्यूशन निकाले, मान लो इसका कुछ नया नाम दे दो, है ना, तो हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाला। ओके है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो बस आप लोग यही, जिन लोग सच में सीरियसली नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि इसमें जितने भी स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन हैं, 12 क्वेश्चन होंगे स्टैट्स और ओआर मिला के, 12 पार्ट बी में, 18 पार्ट सी में, तो 30 क्वेश्चन होंगे स्टैटिस्टिक यूनिट 4 के। यूनिट 4 के टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, इसमें 30 क्वेश्चन सॉल्व करके आइए, जो डाउट होगा कल डिस्कस करेंगे, आज जितना हो पा रहा है कर रहे हैं। ये है, इसको ट्राई, सैम्पलिंग का है, देखो फॉर्मूला डायरेक्ट है, ये तो कर पाओगे। तो मेनली उन टॉपिक को आप पहले टच करो जो आप, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, इसमें कंफर्टेबल हो ट्राई करो, नहीं तो यू कैन स्किप। ये है, तो ये सैम्पलिंग का है, इसको देखते हैं, थोड़े आसान टॉपिक पे आते हैं जो आप यूजुअली इजीली आप कर पाओगे, ये सब कर पाओगे इजीली। ये तो जस्ट ग्राफिकल मेथड से भी हो जाए, क्लास 12 में भी एलपीपी है ना, उससे भी हो जाए, ग्राफ बनाओ ग्राफिकल मेथड से, या और भी जो मेथड आपको आते हैं कोई तरीका, सिंप्लेक्स या वो सब, उससे कर लो। अभी ये करो, ये एमएलई निकालना है तो आसान है, एमएलई तो बहुत बार निकाला होगा आपने। तो एमएलई में क्या है, आपको लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो कंसीडर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स विथ पीएमएफ दिस, ठीक है, थीटा 0 से 1 में है, बी अननोन पैरामीटर इन द रैंडम सैंपल ऑफ साइज 90 फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन। तो 90 मतलब n की वैल्यू 90 है ना? तो
एन आपका 90 है ना, x1 x2 xn अगर लिखेंगे ऐसा है, ये आपको दे रखा है पीएमएफ, जो भी पीएमएफ दे रखा है उसके अकॉर्डिंग पीएमएफ दे रखा है। एंड इन द रैंडम सैंपल ऑफ साइज 90 फ्रॉम डिस्टेंस द ऑब्जर्व्ड काउंट फॉर x बराबर 0 1 2 इज 20। मतलब कह रहा है कि x बराबर 0 है 20 बार आ रहा है, 1 60 टाइम आ रहा है और 2 10 टाइम। तो इसका लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 इसकी पावर 20, प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 इसकी पावर 60 एंड प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 इसकी पावर 10। ये है जी। अब इसको मैक्सिमाइज कर लो तो आसान है, यू जस्ट मैक्सिमाइज इट। एक कैलकुलस का क्वेश्चन अब बन गया कि आपके पास एक फंक्शन है, जीरो प्रोबेबिलिटी कितनी थी, थीटा बाई 3 की पावर 20, 1 माइनस थीटा बाई 2 की पावर 60 एंड थीटा बाई 6 की पावर 10 और थीटा की वैल्यू है 0 से 1 में। अब चाहो तो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन निकालना है वो निकाल लो, लॉग लगा लो, फिर इसको मान लो स्मॉल एल थीटा नाम दे देता हूँ लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का। तो जो भी आएगा इसको सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद एल डैश थीटा निकालो, 0 पुट करो, देखो थीटा की क्या वैल्यू आएगी। मतलब ये निकालना जानते हो ना आप लोग, इसमें बताने की जरूरत तो है नहीं, यू नो ऑलरेडी। तो थीटा की क्या वैल्यू होगी जिस पे ये स्मॉलेस्ट होगा, और आप फर्दर चाहो तो डबल डेरिवेटिव निकाल सकते हो, नहीं तो मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, कैलकुलस वाला कोई भी तरीका लगा लो, बिकॉज आपको ये डिसाइड करना है कि थीटा जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होनी चाहिए, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होनी चाहिए, निकाल लो, हो जाएगा ना ये। तो ये तो जानना, बस आपको देखना है कि साइन स्कीम या डबल डेरिवेटिव से करो, जैसे भी ठीक लग रहा है। डबल डेरिवेटिव लग रहा तो डबल डेरिवेटिव एट थीटा शुड बी नेगेटिव, है ना। एंड तो करो सॉल्व, बताओ हो जाएगा। ठीक है सॉल्व कर लो, नहीं हो तो बताना। ये देखो, biased 6-faced die is tossed once. Suppose that probability of any prime number showing up is twice that of any non-prime number showing up. मान लो the probability of getting prime is p and probability of getting non-prime, तो कह रहा है कि probability of prime आना twice है non-prime के, तो इसको 2p ले लो, इसको p ले लो, then the probability that odd number will show up। अच्छा, तो प्राइम नॉन प्राइम मिलके कितना हो जाएगा, 1 होना चाहिए, क्योंकि या तो प्राइम होगा या नहीं होगा। अब बायस्ड 6 फेस डाई है, लेकिन ना एक मिनट, बायस 6 फेस डाई है, ठीक है। तो 6 फेस डाई में क्या क्या है, हमें तो पता है सैंपल स्पेस, तो उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6, तो इसमें प्राइम कौन से हैं, प्राइम है आपके पास, क्या लिखेंगे जी, 3 5 2, है ना। 1 तो प्राइम नहीं है, 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, तो 2 3 5, ठीक है जी। एंड नॉन प्राइम, नॉन प्राइम जो है आपके पास 1 एंड 4 6, ओके। तो ऐसा है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये भी सही है, बात तो बराबर ही है। तो यहाँ पे ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 3 5 और ये है प्रोबेबिलिटी 1 4 6, ठीक है। दोनों मिला के तो 1 ही होगा ना, टोटल 1 होगा। तो यहाँ से 3p बराबर 1, तो p बराबर 1/3 आ गया, तो ये आ गया 2/3 और ये आ गया 1/3, ठीक है यहाँ तक। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑड नंबर आएगा, ओके। तो ऑड इसमें क्या क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, तो ऑड है 1 3 5, बताओ जी क्या बता पाएंगे आप लोग। ऐसा तो नहीं मैंने एक साथ कर दिया प्राइम सारे, ऐसा तो नहीं कि एक पर्टिकुलर प्राइम की बात कर रहा था, मैंने कंबाइनली कर दिया, देख लो भाई, मुझे लग रहा है ना ऐसा तो नहीं अलग अलग था, लाइक फिर से पढ़ लो। सपोज दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी प्राइम नंबर शोइंग अप इज ट्वाइस दैट द एनी नॉन प्राइम। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने थोड़ा वैसा कर दिया है, ये एक साथ नहीं था, शायद अलग अलग था, कि मुझे ऐसा लेना चाहिए था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम मतलब 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, दिस इज p एंड देन मुझे लग रहा है इससे शायद आंसर आएगा, नहीं अब ना 1 3 5 कैसे सेग्रीगेट करोगे, नहीं कर पाएंगे। सो आई थिंक दूसरा अप्रोच लगाना पड़ेगा, दिस विल नॉट वर्क।
चेक कर लो एक बारी, मुझे ऐसा लग रहा है ये वर्क नहीं करेगा। तो क्या वर्क करेगा? तो ठीक है, इसको हटा देते हैं। थिंक समथिंग, तुम लोग अपना ट्राई करके देखो भाई, मुझे लग रहा है शायद इससे हो जाएगा। तो इससे करके देखते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना, उसके अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। 1 3 1 4 और 6, अगर ऐसा कर लूँ मैं तो ये क्या है, प्राइम नॉन प्राइम। तो अब मिलके क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज 1 इम्प्लाइज व्हाट, सबको अलग अलग ऐड कर लो। अब 2 3 5 प्राइम था, उसका डबल प्रोबेबिलिटी है दैन नॉन प्राइम। तो इसके अकॉर्डिंग 2p 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 6p p p p 3p, तो ये 1 हो गया। सो 9p बराबर 1, तो p बराबर 1/9। तो अब निकालना आसान है ना, तो अब मैं अलग अलग कर लूँगा। देखो विल इट वर्क, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। तो 1 तो आ गया नॉन प्राइम में, तो नॉन प्राइम का था p विच इज़ 1/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 वॉज प्राइम 2p 2/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्राइम 2p 2/9, सब मिला के हो गया 3/9, मतलब 1/3। चेक कीजिए जी, क्या चेक कर लो, फिर डाउट है तो बताओ। ये वर्क करेगा, पहले मैंने एक साथ कर दिया था, इसने सिंगल बात किया है ना पर्टिकुलरली, ऐसे ही ना ट्राई करके ही आएगा। तो 5/9 होगा। ओ मैंने गलत किया क्या? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैंने, सम करने में गलती हो अच्छा गई। मैंने यहाँ गलती कर दिया, ठीक ठीक ठीक, ओके। तो ये मुझसे यहाँ गलती हो गई है। 2 2 4 5/9 ना, अच्छा ठीक है। तो 5 बाई, ये मैंने गलती से जल्दीबाजी में ना, थोड़ा जल्दीबाजी में गलती हुआ है, हाँ। मतलब 2 + 1 मैंने समझ लिया 3, 3/9 1/3, तीसरा वाले को ऐड ही नहीं किया। ठीक ठीक, थैंक यू, हाँ ठीक है ना। तो इस तरह से तो ये वर्क करेगा, क्योंकि ये 2 2 1 ना 5/9, तो ये आ गया। तो इस तरह सॉल्व कीजिए, जैसे ये क्वेश्चन है, मतलब सारे ट्राई करके आइए, नहीं आएगा फिर सीखेंगे उस तरह से। तो बेसिक मैंने डिस्कस किया, और भी होंगे। तो जैसे मैं कह रहा हूँ, इस पेपर में टोटल 12 क्वेश्चन होंगे पार्ट बी में, और 18 होंगे पार्ट सी में। 30 क्वेश्चन है, आप ढूंढ के सॉल्व करके आइए। कल इसको आगे, कल क्लास होगी, कल कंटिन्यू करेंगे। ये पेपर ऑलरेडी मैंने ग्रुप में भेज दिया है। यू सॉल्व दिस पेपर एंड देन मे भी हम लोग यूनिट 1 भी मैं हेल्प कर सकता हूँ आपको। यूनिट 1 में भी आप पूछोगे तो एप्टीट्यूड में भी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन पहले एक ऑर्गेनाइज वे में करते हैं, पहले यूनिट 4 करते हैं। बाकी पीवाई ऑलरेडी है उस पर वेबसाइट ऐप पे, यू कैन वॉच देयर। मोस्ट इंपोर्टेंटली सॉल्व करो, सीखो, तो तभी एग्जाम आपसे निकलेगा। चलिए कल मिलते हैं, अभी के लिए थैंक यू। नेक्स्ट बैच का टाइम